महाराज आपने याद फरमाया था। पार्वती ने पाशा के कमरे में दाखिल होकर उसे नमस्कार किया। हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, आओ बैठो। उसने उसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया और वो खामोशी से उसके करीब बैठ गई। परेशान नजर आ रही हो, खैर तो है? वो बोली, कुछ नहीं महाराज, बस सर दर्द कर रहा है। पाशा ने कहा, मुझे ये सर दर्द 15 माह तक ठीक होने वाला नहीं लगता। वो तंजिया अंदाज में हंसा। जवाबन वो खामोशी रही। जाने मन इतनी बेरुखी भी ठीक नहीं होती। पाशा ने एक नाजेबा हरकत का इर्तिकाब करते हुए उसे छेड़ा, मगर पार्वती के अंदाज में सर्द महरी कायम रही। अलबत्ता जबान से उसने किसी किस्म का एतराज करने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारे इस रवैये को क्या समझूं मैं? पाशा के लहजे में छुपी वहशत पार्वती को दहलाने के लिए काफी थी। वो बोली, महाराज, भारत माता के लिए मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों हाजिर हैं, और इसी निस्बत से आपको मेरे बारे मुकम्मल इख्तियार हासिल है। शाहजी की जुदाई में मेरा मन बेकल है तो ये एक गैर इख्तियारी फेल है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अलबत्ता उसके लिए अगर मैं अपने फर्ज से गाफिल हुई हूँ तो आपको हक हासिल है कि जो चाहें सजा दें। मैं हर किस्म के शराब का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पाशा ने कहा, तेरा क्या ख्याल है? उसे यहाँ से दूर भेजने में मेरी जाती गरज शामिल थी या उसके तेरे करीब होने में मुझे कोई एतराज था? पार्वती की वजाहत ने पाशा के लहजे को नरम कर दिया था। वो बोली, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती महाराज। पाशा ने कहा, तो फिर ये बेरुखी कैसी? वो बोली, क्षमा चाहती हूँ महाराज, मेरे रवैये से आपको ठेस पहुंची। मेरा मकसद हरगिज हरगिज आपकी दिल आजारी नहीं था। ऐसा सोचने से पहले ही मैं मर जाना पसंद करूंगी। आप मेरे गुरु महाराज हैं। आपकी कृपा से आज मुझे ये मकाम मिला है। आपके चरणों में रहना मुझे स्वर्ग में रहने से ज्यादा महबूब है। लेकिन क्या करूं, शाहजी के मुतालिक मुझे अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसे मन से खुरच दूं, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उस वक्त तक अगर आप हमेशा की तरह बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मेरी लग़ज़िशों से सरफ़े नजर कर सकें तो ये एहसान होगा, वरना आपकी दी हुई हर सजा, हर अताब मुझे खुशी से कबूल होगा। पाशा ने कहा, पार्वती, तुम इतनी दूर निकल जाओगी, मुझे पहले अंदाजा होता तो कभी ये जुआ न खेलता। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तुम फिक्र मत करो, इस्माइल शाह की अहमियत तुम्हारे मुकाबले में जर्रा भी नहीं है। भगवान ने चाहा तो मैं जल्द ही तुम्हें कोई खुशखबरी सुना दूंगा। पार्वती ने पूछा, कैसी खुशखबरी महाराज? उसके लहजे में हजारों उमंगे और ख्वाहिशें पिन्हा थीं। पाशा ने कहा, शायद इस्माइल शाह के पास तुझे ट्रेनिंग सेंटर भिजवा दिया जाए। पार्वती फरते मुसर्रत से जमीन पर बैठते हुए उसके कदमों से लिपट गई। महाराज, मगर इससे आगे उससे कुछ बोला न गया और वो खामोशी से आंसू बहाने लगी। पाशा ने कहा, पार्वती, मैं बाला हुकाम से बात करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ तकर्रुर उन्हीं का फैसला है और उनकी मर्जी के खिलाफ मैं तुझे ट्रेनिंग सेंटर नहीं भिजवा सकता। अलबत्ता इतना वचन देता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। पार्वती बोली, आप कर सकते हैं महाराज। आपकी बात को ठुकराना इतना आसान नहीं है। आपकी पहले भी बहुत ज्यादा नवाजिशें हैं मुझ पर। एक एहसान और कर दें, बस आखिरी बार, बिल्कुल आखिरी। पाशा ने कहा, तो मैंने कह तो दिया है कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। अब जरा तुम भी करीब हो जाओ, काफी दिन हो गए हैं इतना दूर रहते हुए। उसने पार्वती को बाजू से पकड़कर खींचा और इस मर्तबा पार्वती के रवैये में पहली सर्द महरी मफकूद थी। अपने शाहजी तक जाने की उम्मीद ने उसके बदन में बिजलियां भर दी थी। कराची के इलाके का फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन ने जैसे ही गाड़ी थाने की जानिब मोड़ी, उसे थाने की दीवार के मुत्तसिल 3 आदमी गुत्थम गुत्था नजर आए। उनके माबैन झगड़ा शायद उसी वक्त ही शुरू हुआ था, क्योंकि उनके इर्द गिर्द अवाम का जमघट्टा नजर नहीं आ रहा था। करीब पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि लड़ाई की बजाय एक आदमी की ठुकाई हो रही थी। मार खाने वाले फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और हुलिये से मजदूर नजर आ रहा था, जबकि उसे पीटने वाले अच्छे खासे खाते पीते लग रहे थे। वो रोबदार आवाज से बोला, ओए क्या बात है, छोड़ो इसे। ठुकाई करने वालों ने पीछे मुड़कर देखा तो हाथों को रोक लिया और इसमें दिलशाद की पुर्रोब आवाज से ज्यादा उसकी वर्दी का अमल दखल था। इसे क्यों मार रहे हो? उनमें से निस्बतन ज्यादा उम्र वाला बेपरवाही से बोला, थानेदार साहब, आप इस बात को छोड़ें, ये हमारा जाती मामला है।
दिलशाद अमीन के पठानी खून ने जोश मारा। क्या? और वो चील की तरह उस आदमी पर झपटा। उल्लू के पट्टे कानून को कहता है कि ये हमारा जाती मामला है, और उसने उसे ठोकरों पर रख लिया। काफी राहगीर ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। उसके दूसरे साथी ने भी एहतजाजन आवाज बुलंद की, थानेदार साहब आप अच्छा नहीं कर रहे, कम से कम हमारा कसूर तो बता दें। दिलशाद बोला, बताऊंगा पुत्र, बता दूंगा, तफसीली गुफ्तगू हवालात में होगी। दूसरा साथी बोला, ऐसे ही, हमारा जुर्म तो बताओ आखिर। थानेदार शायद उसकी बात को दरख्वार एतना न समझता, मगर अचानक राहगीरों के हुजूम से एक आदमी बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब, मैं रोजनामा तुलू का रिपोर्टर हूँ। उसने एक कार्ड उसकी आंखों के सामने लहराया। क्या मैं आपके गुस्से की वजह जान सकता हूँ कि आप सरेआम एक निहत्ते शहरी को क्यों जदोकोब कर रहे हैं? इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन को अचानक अपनी नाजुक पोजीशन का एहसास हुआ। वो जल्दी से बोला, ये दोनों इस मजदूर की पिटाई कर रहे थे। मैंने मना किया तो कहने लगे कि मैं दखल अंदाजी न करूं, ये इनका जाती मामला है, और अब मैं इन्हें हवालात की सैर करवाऊंगा तो इन्हें पता चलेगा कि मैं इनके मामलात में दखल अंदाजी कर सकता हूं या नहीं। उनमें से एक बोला, खुदा का खौफ करो थानेदार साहब, हमने कब इस मजदूर पर हाथ उठाया है? हम तो इसे जानते ही नहीं। थानेदार जहरखंद लहजे में बोला, जान जाओगे पुत्र, जान जाओगे। और फिर सहाफी की तरफ मुतवज्जे हुआ, तुम अपनी तसल्ली इस मजदूर से इस्तफसार करके कर सकते हो। सहाफी ने थोड़ी देर पहले पिटने वाले मजदूर से पूछा, हाँ भाई साहब आप क्या कहते हैं? मजदूर बोला, मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, मैं इधर से गुजरा तो थानेदार साहब इन दोनों की पिटाई कर रहा था, मैं भी तमाशा देखने रुक गया। थानेदार जुनूनी अंदाज में उसकी जानिब लपका, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मजदूर बोला, मुझे माफ कर दे थानेदार साहब, खुदा के लिए साहब जी, उफ। वो मजदूर नुमा शख्स हाथ जोड़ जोड़ कर दिलशाद अमीन से माफिया मांग रहा था। उसी वक्त शोर शराबा सुनकर थाने से चंद सिपाही भी हकीकत हाल मालूम करने के लिए वहां पहुंचे, और फिर थानेदार साहब को देखकर बगैर किसी तहकीक हाल के वो भी मजदूर पर पिल पड़े। अचानक फ्लैश लाइट 2-3 दफा चमकी और थानेदार को होश आ गया। बस करो इन्हें थाने लेकर चलो। ये कहकर वो सहाफी की तरफ मुड़ा कि उससे कैमरा छीन कर फिल्म जाया कर सके, क्योंकि उसे मालूम था कि इन मनाजिर की तस्वीर मीडिया के हाथ आ जाने से उसकी बहुत ज्यादा सुबकी होने का इम्कान था। मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि सहाफी वहां से गायब था। उसकी तलाश में उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई, मगर लोगों के हुजूम में वो नजर न आया। उसे साजिश की बू महसूस हुई, लेकिन ये साजिश किसकी थी और इसमें क्या मकसद पिन्हा था, ये बात उसके जहन में वाज़ेह नहीं हो रही थी। थोड़ी देर दाएं बाएं नजर दौड़ाने के बाद उसने सर झटकते हुए रिपोर्टर पर लानत भेजी और गाड़ी में बैठकर थाने की तरफ बढ़ गया। सिपाही उन तीनों को पहले ही थाने की समत ले जा चुके थे। आतिफ, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है कि मुहर्रम की आमद है, अपने आदमियों को अलर्ट रखो, दुश्मन इस मौके पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। अब देख लिया ना। सिद्दीकी साहब ने टेलीविजन स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस पर एक इमाम बारगाह में होने वाले जोरदार धमाके के बाद के मनाजिर दिखाए जा रहे थे। हलाकतों की तादाद 20 अफराद से बढ़कर थी, जबकि जख्मी होने वाले उससे भी दर्जन भर ज्यादा थे। आतिफ ने कहा, सर मेरे आदमी अलर्ट थे, मगर तादाद की कमी आड़े आ जाती है। सिद्दीकी साहब ने कहा, मुझे बहानेबाजी से नफरत है आतिफ, और आप जैसे ऑफिसर से मुझे इस तरह के आर्गुमेंट की तवक्को नहीं थी। आतिफ ने कहा, सॉरी सर, हम इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी खबर आपको सुनाएंगे। सिद्दीकी साहब ने कहा, देखो आतिफ, तुम एक पढ़े लिखे और ज़हीन ऑफिसर हो, जासूसी की तारीख कितनी पुरानी है इससे खूब वाकिफ हो। इंसान अपने हम नस्ल इंसानों को किस तरह वहशत और बर्बरियत का निशाना बनाता है, इससे दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जूं जूं तहजीब इंसानी ने इर्तिका की मनाजिल तय की, वो इंसानी वहशत जो कभी मैदान जंग में आमने सामने की लड़ाई में जाहिर हुआ करती थी, वो गायब हो गई, और उसकी जगह ऐसी दरिंदगी वजूद में आई जो पहले से कई गुना बड़ी हुई है। क्योंकि पहले इस दरिंदगी का निशाना गो औरतें और बच्चे भी बनते थे, मगर बहुत कम, जबकि आज तो इस बर्बरियत से अस्पताल, इबादत गाहें और स्कूल और मदरसे भी महफूज नहीं रहे। हमारा मुल्क बहुत से ममालिक की नजर में कांटे की तरह खटक रहा है। बकौल शायर, कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नजर में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल, और इनमें से हर एक की कोशिश है कि इस मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, बदनज़मी, लाकानूनियत और दहशत फैलाई जाए। अवाम का एतमाद अपने मुहाफिजों से, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों पर से उठा दिया जाए। उन्हें लुटेरों और मुल्क की हिफाजत करने वालों के बीच फर्क महसूस न हो। लेकिन हमने इंशाल्लाह इस एतमाद को बहाल करना है।
ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس میں آج بھی ایک ایسی قوم آباد ہے جس نے قریباً 2400 سال اپنے سیاسی دیوتا چانکیا عرف کوٹلیا سے مکر و فریب کاری اور وحشت و بربریت کا جو سبق پڑھا تھا وہ آج بھی اسے اپنا جزو ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ مورخین اس کی پیدائش 4 صدی قبل مسیح نصف اول بتاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا تھا جو مختلف تہذیبوں اور بادشاہتوں کا مسکن رہا ہے۔ چانکیا ذات کا برہمن تھا لیکن بہت زیادہ بدصورت تھا، اور اپنی بدصورتی پر اس نے علم و دانش کا پردہ ڈالے رکھا۔ اس نے 150 ابواب پر مشتمل ارتھ شاستر نامی کتاب اس وقت کے راجا کی رہنمائی کے لیے لکھی۔ اس ضخیم تاریخی دستاویز میں اس نے اپنے ہمسائے کو برباد کرنے، دشمن کے خلاف خفیہ ریشہ دوانیاں کرنے، ہمسایہ ریاست کے امن و امان کو تہوبالا کرنے، دشمن ملک میں بیماریاں پھیلانے، زہر خورانی، دھوکہ دہی، افواہ سازی، غرض تمام غیر انسانی اور غیر اخلاقی مجرمانہ افعال با تفصیل درج کیے ہیں، اور راجا کو بتایا کہ ان غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی اور غیر قانونی طریقوں پر عمل کر کے ہی وہ اپنی بادشاہت برقرار رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ جاسوس اور جاسوسی نظام اتنے ہی قدیم ہے جتنی تاریخ انسانی، اور نزاعی صورتحال میں اس کا اولین مندرج کردار چین کے عسکری مفکر سن تزو نے اپنی کتاب فن حرب دی آرٹ آف وار 150 قبل مسیح میں لکھی ہے۔ اس مشہور زمانہ کتاب کے بعد نظام ریاست میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کی ضرورت اور اہمیت کے لیے جس کتاب نے شہرت دوام حاصل کی وہ وشنو گپتا کوٹلیا عرف چانکیا کی ارتھ شاستر ہے۔ چانکیا کے لفظی معنی ہی مکار کے ہیں۔ قدیم ہندو مت تہذیب کی کتاب کادمبر کا مصنف بانا ارتھ شاستر سے متعلق لکھتا ہے۔ چانکیا کی کتاب ایسی سیاست کی تعلیم دیتی ہے جو بے رحمی اور ظلم کی علمبردار ہے، اور جس میں حکومت کے وزراء کو دھوکہ دہی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے مشیر دولت سمیٹنے میں مصروف ہیں، اور جس کتاب میں محبت کے رشتے خونریزی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ معلومات آپ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے بعد یہود و نصارہ ہیں۔ ان کی نگاہوں میں پاکستان کی حیثیت اسلام کے ایک قلعے کی سی ہے، اور اسلام دشمنی کے سبب پاکستان انہیں برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر خوش قسمتی سے ہم دنیا کے ان 8 ممالک میں سے ہیں جنہیں ایٹمی پاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صدیقی صاحب ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکے اور دوبارہ گویا ہوئے۔ بہرحال ان تمام ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے مقابل ہم تنہا ہیں۔ اگر اسی طرح وسائل کا رونا روتے رہے، تعداد کی کمی کا گلہ کرتے رہے تو پھر تو گئے کام سے۔ یاد رکھو ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ہم نے ہار نہیں ماننی، انہیں منمانی نہیں کرنے دینی۔ کوئی را، کوئی CIA، کوئی خفیہ فری میسن، کوئی موساد، کوئی FBI، کوئی KGB، انشاءاللہ ہماری CI اور ISI کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم اپنے جوانوں کو ان سے کم پاتے ہو؟ عاطف نے کہا نہیں سر۔ صدیقی صاحب بولے عاطف مجھے خالی خولی تسلی نہیں چاہیے، گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی چاہیے۔ عاطف نے کہا سر انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ صدیقی صاحب نے کہا گڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نمبر کسی سنی مسجد کا ہے، کیونکہ محرم کی آمد تک دشمن شیعہ سنی فسادات کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اپنے آدمیوں کا زیادہ دھیان سنیوں کی مساجد کی طرف ہونا چاہیے، اور ان میں بھی خصوصاً ان مساجد پر زیادہ نظر رکھنی ہے کہ جن کی انتظامیہ کے شیعہ مسلک کے ساتھ کھلے اختلاف ہیں۔ میری مراد عاشقان صحابہ گروپ سے ہے۔ عاطف نے کہا میں سمجھ گیا سر، ایسا ہی ہوگا۔ صدیقی صاحب بولے باقی بدر الدین صاحب نے تیری اورنگزیب کلرک کو چھوڑنے کی تجویز کو بہت سراہا ہے، شاید چند دنوں تک وہ تم سے بالمشافہ ملاقات بھی کر لیں۔ عاطف نے کہا یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی سر۔ صدیقی صاحب بولے اورنگزیب کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ عاطف نے کہا جی سر، فی الحال کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ وہ چوکنا ہے اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا حلقہ احباب بھی وسیع کرنا شروع کر دیا ہے، خصوصاً مشکوک افراد اس کا ٹارگٹ ہیں۔ صدیقی صاحب بولے ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کی جانب سے کوئی مثبت رپورٹ ملے مجھے فی الفور اطلاع کرنا۔ اوکے سر کہہ کر عاطف وہاں سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔